हेलो दोस्तों, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास का मैथ, जो कि आपको 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं फरवरी के टाइम में, 17 फरवरी से शायद ऐसे ही कुछ एग्जाम होगा। तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट होगा ये। और इसमें ज़्यादा आपको अफर्ट नहीं लगाना होगा और आप इसको से बहुत ही आसानी से, हो सकता है कि ये जो वीडियो है ना काफ़ी लंबा हो जाए, हो सकता है कि 1 आवर का भी हो सकता है। मैं नहीं अभी जान रहा हूँ कि कितना बन पाएगा। मैं यहाँ पे सारे का सारा जो क्वेश्चन है वो मैं अपने दूसरे मोबाइल में निकाल कर रखे हुआ हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, लिस्ट यहाँ पे मैं मेरे सामने ही है। और ये लेसन बाय लेसन है, जो भी ऑब्जेक्टिव, और ये जो मैं बताने वाला हूँ वो ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है, काम दोनों में आएगा। लेकिन ये ज़्यादातर के मैं ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 पूछे, मतलब 100 पूछे जाते हैं, तो उनमें से आपको 50 बनाना होता है। तो वही 50 जो बनाना होता है ना, वो मैं मतलब ये जो मैं हैंडल कर रहा हूँ ये जो वीडियो को, इसमें करीब करीब मैं आपको कंफर्म मैं बता सकता हूँ, एकदम कंफर्म ठोक कर बता सकता हूँ। 25 से 30 तो पक्का कंफर्म आना ही आना है इस वीडियो से सिर्फ। ठीक है, अगर आप इसको बढ़िया से देख लेते हो, अगर बढ़िया से समझते हो, क्योंकि समझाने के लिए आप टेंशन मत लो, मैं क्लियर रूप से समझाऊंगा। तो चलिए चालू करते हैं इसको, जो भी है। तो आप पहला क्वेश्चन आपका ये है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि टारगेट 30 नंबर एक ही वीडियो से आ जाना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं, आई मीन मिलते नहीं है बल्कि चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। देखिए, अगर दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। मान के चलो कि एक 2 है और एक 3 है, ये दो लगातार संख्या है। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कहने का मतलब है कि मसा निकालना है। तो मसा निकाल के देखते हैं। तो 3 को रखते हैं अंदर में और 2 को रखते हैं बाहर में। हम एक बार में लगाएंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो घटा 1, ये यहाँ से यहाँ आया, ये वाला यहाँ पे आता है, तो आ गया। अब इक्का पढ़ेंगे, दो आ तो दो आ जाएगा। तो चलो दो आ गया, ये कट गया। कटने के बाद क्या आया आंसर, एक आया। फिर से एक आध दो और एग्जाम्पल लेते हैं। और वो बोला जा रहा है, क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना, कि दो लगातार संख्याओं का कहने का मतलब है कि पहली संख्या अगर आप मतलब कि मान के चलो ना कि 15 ले रहे हो, तो अगला जो नेक्स्ट वाला जो संख्या होगा वो आप 17 नहीं ले सकते हो, बल्कि आपको 16 रखना है। कहने का मतलब है, एक 15 रखे तो एक 16 रखिए, 17 रखे हैं तो 18 रखिए, 19 रखे हैं तो 20 रखिए। इस तरीके से रखना है। और फिर आपको पूछ रहा है कि इसका मसा क्या होगा। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ। तो इसमें इसमें तो मैं 2 और 3 रखा तो एक आया था, एक आधो को और ट्राई कर लेते हैं। तो देखो, जैसे कि 15 और 16 रखते हैं। ठीक है, तो 15 और 16 दो लगातार संख्याएं माने हैं। अब हम इसका मसा निकाल के देखते हैं तो क्या आता है। तो इसमें 16 हमसे मतलब 15 से भागा दे रहे हैं, 16 में एक मतलब एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 15 एकम 15, तो यहाँ पे आ गया 15, ये 6 में से 5 गया तो घटा 1, ये कट गया, ये आ जाएगा अंदर से 15, मतलब बाहर में है 15 तो हो जाएगा अंदर में। तो एक का अगर 15 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा ये। तो ये 15 बार में हम लगा दिए, और लगाने के बाद ये कट गया, और काटे हुए के जस्ट राइट वाला, ठीक है, उसका आंसर होता है। तो एक आया। यानी हम कह सकते हैं कि दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है, तो एक होता है। आपको इससे समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई दो लगातार संख्याएं रख रहे हैं, तो उसका मसा कितना होगा, तो उसका मसा होगा एक होगा। दो लगातार संख्याएं तो उसका मसा कितना होगा, एक होगा। तो पहला आपका 1 नंबर कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा क्या होता है। अब देखिए, अभी बस लगातार मतलब कि संख्या बोल रहा था, ये नहीं बोल रहा था कि एक हमको 2 चाहिए और एक 4 चाहिए तो दोनों सम होना चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहा था। बस खाली बोल रहा था दो लगातार संख्याएं होना चाहिए। हो सके कि एक 15 हो तो एक 16 भी हो सकता है, हो सके तो 17 हो तो एक 18 भी हो सकता है, हो सके तो एक 20 हो तो एक 21 भी हो सकता है। और अगर जब भी आपको दो लगातार क्रमिक बोल दिया है, तो कहने का मतलब है कि एक सम और एक विषम पक्का होगा। आप देख सकते हो, सम और विषम पक्का है, यानी एक निकलेगा। चलिए हटाइए इसको, क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन ये है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मतलब क्या होगा। अब दो क्रमिक सम संख्याएं कैसे चुने। तो देखो, अगर हम चुनते हैं 1 2 3 4 5, हमको इसमें से सिर्फ सम संख्या चुनना है। अब वो भी लगातार वाला, एक 6 भी रख लेते हैं, एक 7 और एक 8। ठीक है, तो दो लगातार सम संख्या, एक सम संख्या ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो क्रमिक कहने का मतलब है 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो इस सब में से आपको मसा ज्ञात करना है कि दो लगातार अगर क्रमिक सम संख्या होगा तो उसका मसा क्या होगा। तो हम कहीं से भी निकाल लेते हैं, 4 और 6 से भी निकाल सकते हैं, 2 और 4 से भी निकाल सकते हैं, और 6 और 8 से भी निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, क्योंकि 2 और 4 तो कट रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है, तो 4 और 6 निकालते हैं। ठीक है, आपको भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो 4 और 6 हम निकालते हैं, और दो लगातार है जो दोनों को दोनों सम संख्या है। चलिए लगाते हैं, एक वन लगाते हैं। तो 4 एकम मतलब कि 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, इसको बगल में साइड में इसको अंदर में लाएंगे, इसको यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4, ये कट गया, कटे हुए कि ये साइड वाला आंसर होता है। तो आंसर इसका कितना हुआ, 2 हुआ। यानी दो लगातार अगर क्रमिक सम संख्या पूछे और उसका पूछे कि मसा क्या होगा, तो 2 होगा। और अगर लगातार सम ना बोले, लगातार बोले कि लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा,
दो क्रमिक सम संख्याओं का मतलब क्या होगा? दो लगातार क्रमिक सम संख्या नहीं, बस खाली क्रमिक बोले। दो लगातार क्रमिक संख्याओं का मतलब क्या होगा? तो 1। और दो लगातार सम संख्याओं का मतलब क्या होगा? जो लगातार होना चाहिए इस तरीके से, तो 2। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर आ गया होगा। 2 और 4 को निकाल के देख सकते हो, 2 दूना 4 तो कट ही जाएगा, तो 2 आ जाएगा, यानी 2 आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि 144 में 2 का घातांक कितना होगा? ठीक है, 144 में 2 का घातांक कितना होगा? यानी 144 में 2 है जो कितना बार आएगा? तो इसको देखो, अब मैं बनाता हूँ। तो 2 से लगाते हैं तो 2 सत्ते 14 हुआ, और 2 दूना 4 हो गया। अब फिर से 2 से लगाते हैं तो 36 दूनी क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं तो हो जाएगा 18 दूनी 36। अब 2 से अभी भी लगेगा, 2 से फिर से लगाते हैं तो 9 दूना 18। अब तो 9 आ गया, तो 3 तिया 9। तो हम मेरे को 2 ही गिनना था कि 2 के एक बार आ रहा है, तो 2 के एक बार आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट। 2 के एक बार आ रहा है, तो 2 के एक बार आया तो 4 बार आएगा, यानी 2 पे पावर 4 होगा। यानी इसका घातांक कितना होगा इसमें? मतलब 2 कितना बार आ रहा है 144 में? तो 4 बार आ रहा है। आपको यहाँ से समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाई बटा 3 एक कैसी संख्या है? तो देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पहली बात आप ये मान लो कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अब जब पाई अपरिमेय संख्या है तो पाई के साथ में कुछ जोड़ दे, पाई के साथ में कुछ गुना कर दे, पाई के साथ में कुछ डिवाइड कर दे, या पाई के साथ में कुछ घटा दे, कुछ भी ऐसे कर दे ना पाई के साथ में। ठीक है, तो सारे का सारा क्या होगा? सब अपरिमेय होगा। जब पाई अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ में कुछ जोड़े, इसके साथ में कुछ घटाया जाए, इसमें साथ में कुछ गुना किया जाए, इसके साथ में कुछ भाग दिया जाए, कुछ भी इस तरीके से किया जाएगा जीरो को छोड़कर। ठीक है, तो सारे के सारे क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 32 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बस खाली बोल रहा है कि 32 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो बस खाली आपको 32 को ऐसे करके तोड़ना है। तो देखिए मैं तोड़ रहा हूँ इस तरीके से। 16 दूनी 32 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2 कितना बार आया है? तो 5 बार आया, यानी 2 पे पावर 5। तो ये 32 का टूटा है 2 पे पावर 5, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सको, तो मैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बना लूंगा। तो और भी अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं में परिमेय संख्या को पहचाने। अब परिमेय संख्या को पहचानने के लिए बहुत सा पूछेगा, तो मैं एक सिंपल सा बात बताऊं, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए। मैं कोई हाई लेवल का नहीं बता रहा हूँ, बस नॉर्मल बता रहा हूँ, जो सब बच्चे को समझ में आ जाए। तो देखो, अपरिमेय कहने मतलब परिमेय कहने का मतलब ये है ना कि वो रूट के अंदर ना हो, बस आप ये समझ लो। कभी कभी मिला मिला के घुमा घुमा कभी देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो कि √10, एक है √5, और एक है √3, और एक है √25। तो बोला जा रहा है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सा है? ठीक है, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या, मैं सीधा सी बात बताता हूँ बस आपको एग्जाम के लिए, कि जिसमें रूट नहीं होना चाहिए। बस आप ये समझो, अगर रूट है तो रूट काट के हट जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्वतंत्र होना चाहिए रूट से। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे है, ठीक है, एक तरीके से पूर्णांक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए √10 है, तो ये तो निकलेगा नहीं 10। ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, तो ना ही 5 निकल रहा है, ना ही 2 निकल रहा है। चलिए, ये नहीं होगा अपने में, मतलब ये परिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ये कितना है? √5 है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ये भी है, तो ये 3 भी तो नहीं निकलेगा किसी कोई पहाड़ा में। ये 25 है ना, तो 25 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 5 गुना 5, तो 2 हुआ ना, तो 2 में से एगो निकलेगा ना, तो 2 में से एगो निकलता है इस तरीके से ना। ये पूर्णांक टाइप का हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नंबर वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या। ये 5 मतलब रूट में जो 25 लिखा हुआ था, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि उसका 5 निकल रहा है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी वही है। अपर में दिया गया है ना कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी अपर दे दिया है सारे के सारे परिमेय संख्या। जैसे ऐसे है, ये दिया गया क्वेश्चन 625, फिर क्वेश्चन है 225, फिर क्वेश्चन है 81, और फिर क्वेश्चन है 125। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या? परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय है। ये आपको परिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब है, परिमेय संख्या नहीं है कि कहने का मतलब है कि अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, कहने का मतलब कि अपरिमेय है। तो देखिए अपरिमेय कौन है, तो ये तो परिमेय हो गया, क्योंकि इसका 25 निकलेगा, इसका निकलेगा 15 15, 2 25 होता था, ये भी निकल गया रूट से। ये 81 का होता है 9, तो ये भी रूट से निकल गया। 125 नहीं निकलेगा, क्योंकि 125 को हम तोड़वे करें तो तोड़ेंगे तो 25 25 25 से होता है। ठीक है, 25 25 कितना होता है? 25 से होता है, और 25 का निकलेगा 5, आई तो 5 तो रह गया। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन आ रहा है ना शांत और अशांत। देखो मैं बढ़िया से बताता हूँ शांत और अशांत क्या होता है। देखो अगर 2 पे पावर और 5 पे पावर कुछ भी आए, यानी 2 पे पावर n होता है और 5 पे पावर m होता है, ऐसा कुछ होता है, तो n और m है ना, ये कोई भी संख्या आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 n की जगह पे और m की जगह पे कोई भी ऐसा आ सकता है, लेकिन ये नीचे वाला हटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है चाहे तो सिर्फ 2 आ जाए, चाहे तो सिर्फ 5 आ जाए, या 2 भी आ जाए 5 भी आ जाए। अगर इसके साथ में 2 और 5 और कोई 7 आ जाए या 8 आ जाए या 9 आ जाए, ये सब कुछ भी आ जाएगा ना, तो अब ये प्रीमेय मतलब कि ये जो संख्या कहलाएगा ना वो अशांत कहलाएगा। अगर कोई दूसरा आ गया तो, अगर ये रहेगा ये दोनों रहेगा, या मतलब कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे, तो वो शांत में जाएगा। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन नहीं 3 4 क्वेश्चन उठाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा शांत अशांत का टॉपिक। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं शांत और अशांत के बारे में, शांत और अशांत के बारे में। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा ताकि आपको जरा से ज्यादा समझ आए। तो शांत और अशांत के टॉपिक ले रहे हैं, तो इसमें दिया गया क्वेश्चन है, एक है 11/13, एक और क्वेश्चन है 12/14 है, एक और क्वेश्चन है 6/13 है, और एक और क्वेश्चन है 3/8 है। मैं क्या बोला कि 2 और 5 होना चाहिए, चाहे तो 2 अकेला आ जाए चाहे तो 5 अकेला हो जाए। अकेला नहीं होता है, फिर 2 पे पावर अगर 2 आ गया तो 5 पे पावर 0 करके उसको 1 लिख दिया जाता है। तो उतना मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आपको मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जा रहा। तो 11/13, ठीक है 11/13, तो 13 ही टूटेगा, नहीं ना टूटेगा ये। ठीक है, 13 टूट ही नहीं सकता है, और 2 और 5 पे तो भगवान जाने ये हो भी नहीं सकता है। तो ये ऐसे ही हो गया, ये अशांत। ये क्या हो गया, ये अशांत। हमको खोजना है इसमें, ये क्वेश्चन में दिया गया है दशमलव प्रसाद किसका शांत होगा, तो ये तो अशांत हो गया, ये टूटेगा ही नहीं। ये 13 है, ये 13 पहले ही आ गया है, 2 और 5 तो ना आया, तो 13 ना आ गया, तो ये कुछ ही है, तो अशांत है। अगला इसको देखते हैं 12 और 14 को। तो 14 को हम तोड़ सकते हैं ऐसे करके, तोड़ के देखिए तो यहाँ पे, तो 2 सत्ते 14, तो हमको देखिए 2 आना चाहिए था, 2 पे पावर n आ जाए m आ जाए, कुछ भी मतलब पावर कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो देखिए 7 भी आ गया, तो 7 हमको नहीं आना चाहिए था, लेकिन 7 आ गया है, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। मतलब दूसरा कोई नहीं आना चाहिए, 5 आ सकता है, 2 और 5 आना चाहिए, 2 के साथ में अगर कोई दूसरा भी आ गया ना तो वो अशांत होगा। अगर 5 आता, 2 और 5 आता, यहाँ पे 5 रहता तो हो जाता शांत, लेकिन 7 आएगा तो ना 7 मतलब कि शांत नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, तो ये भी हो गया, चलो अशांत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6/13, 13 भी इसमें भी है, वही चीज है, तो ये भी हो गया क्या, अशांत हो गया। हमको आना चाहिए कितना, तो चाहे तो 2 आ जाए चाहे तो 5 आ जाए, या दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों साथ में आ जाए, लेकिन 2 और 5 के साथ में अभी और कोई आएगा फिर शांत नहीं होगा। फिर इसके आगे देखते हैं 8 है, तो 8 को हम तोड़ सकते हैं कैसे, तो 8 को अगर आप तोड़िएगा तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी 2 के गो है, 3 गो है, यानी हाँ ये शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये शांत हुआ कब हुआ, क्योंकि 2 ही पे पावर आया, 2 पे पावर कितना आया, 3 आया। तो देखो 2 पे पावर 3 आया, तो 5 पे पावर तो आया नहीं, तो 5 पे पावर कर देंगे 0। ठीक है, 5 पे पावर क्या कर देंगे 0, कहीं की कोई भी संख्या पर अगर 0 होता है ना तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर 5 पे पावर 0 कर देंगे, 2 पे पावर 3 किया, तो मतलब कि ये तो इसी से आया था, इसी से, तो ये तो पैटर्न बन गया ना 2 और 5 वाला, तो 2 और 5 वाला बन गया, तो मतलब कि वो शांत हो गया। इस लेवल में रहेगा तो शांत रहेगा। अगर इस लेवल का नहीं बन पाया, ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं ना, चाहे तो 2 पर आ जाए अकेला, चाहे तो अकेला 5 पे आ जाए, या दोनों साथ में आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो क्या होगा, अशांत होगा। ये भी समझ में आ गया बिल्कुल बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें दशमलव प्रसार तो हो गया है, अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है, तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब है ना, जो मतलब कि किस कोई दूसरा को उसको नहीं काटे। जैसे मान के चलो कि 23 है या 23 है ना, जो किसी को नहीं काटे, मतलब कोई इसको नहीं काटे। हम शुरुआत से लेके चलते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 बताना है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होना चाहिए, तो 2 मतलब 2 होता है। अब देखो 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। यानी इस तरीके की जो संख्या है ना, इसको कोई नहीं काटेगा, कटेगा, ये कोई नहीं कटेगा। 2 भी नहीं कटेगा, 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब कोई भी संख्या कटने वाला नहीं है। और जब ये कटने वाला नहीं है ना, तो इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर समझ में आ गया अभाज्य संख्या क्या है, ये सारे को बोलेंगे क्या, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा मतलब कि ऑब्जेक्टिव में, कि बताइए कि इनमें से कौन सा है जो अभाज्य संख्या है, 12 15 18 23, तो 23। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक क्या है, और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, और बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है।
ठीक है। और कभी क्वेश्चन अगर ऐसे बोल दे कि सबसे छोटी सम, मतलब कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, ठीक है, कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो दो है, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/√2 एक कैसी संख्या है? तो देखो 5/√2 अभी मैं बता रहा हूँ ना, कि जैसे देखो √2 5 हो जाए, मतलब √3 हो जाए, √7 हो जाए, √8 हो जाए, ऐसा करके कोई भी एक मतलब कि जो रूट से नहीं निकलने वाला है, इसके साथ में कोई अगर जुड़ रहा है, पूर्णांक भी जुड़ रहा है, जैसे मान के चलो कि 5 जुड़ गया, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, तो ये भी हो गया अपरिमेय। कैसी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। इसके साथ में कोई 3 इस तरीके से जुड़ रहा है, या 3 जोड़ नहीं रहे हैं, घटा रहे हैं, जैसे √5 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। इसके साथ में 2 भागा भी देंगे ना तो भी अपरिमेय रहेगा। इसके साथ में 2 जोड़ देंगे ना तब भी अपरिमेय रहेगा। इसके साथ में 2 गुना कर देंगे तब भी अपरिमेय रहेगा। इसके साथ में ये साइड भी गुना कर देंगे 2 तब भी अपरिमेय रहेगा। इसके साथ में डिवाइड कर देंगे 2 से तब भी अपरिमेय रहेगा। ये सारा अपरिमेय रहेगा। यानी जब भी कोई पहले अगर अपरिमेय है और उसके साथ में कुछ जोड़ा जा रहा है, कुछ गुना किया जा रहा है, कुछ भागा किया जा रहा है, तो भी वो अपरिमेय संख्या ही होगा। ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 माइनस √3। अभी हम बताए थे ना ये बात, 3 माइनस √3 ये कैसी संख्या है? तो √3 आ गया ना, √3 के साथ में √3 को घटा रहा है 3 में से। तो हम क्या बोले थे, कभी भी अगर कोई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कैसे? जिसपे रूट हो और वो निकलने में सक्षम ना हो। जैसे ये 3 है ना, ये रूट से निकलने लायक नहीं है, ये नहीं निकलेगा। 9 रहता तो 3 गुना 3 करके 2 में से वो निकाल लेते, लेकिन 3 है तो 3 तो निकलेगा नहीं। तो जब नहीं निकलेगा और इस तरीके के साथ में कोई में जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, भागा कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है, तो सारे का सारा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं चल रहा हूँ रियल नंबर से, ठीक है। रियल नंबर में देख रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है क्वेश्चन। अब इसमें आता है HCF निकालने के लिए, ठीक है। इसमें लिखा जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य मतलब कि अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, मतलब कि अभाज्य संख्याओं का सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा। तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कोई 4 है जो कटने वाला है, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 2 होता है। तो 2 और 4 को अगर काटोगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी 4 ही ना है जो कटने लायक रहेगा, 4 ही है जो, जैसे 2 है तो 2 तो खुद के अपने आप के काटेगा, दूसरा को तो काटेगा नहीं, ऐसी भी अभाज्य संख्या है ये, ठीक है। और जो 3 है तो 3 तो किसी से काटेगा नहीं, तो 4 है, ये एक भाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या का बोल रहा था। तो ये भाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है क्योंकि कटने वाला है, और ये 2 है जो अभाज्य संख्या है, और इसका पूछ रहा है कि डिवाइड होकर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो ये हुआ, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये हुआ का HCF पूछ रहा है। इसमें सॉरी, इसमें HCF पूछ रहा है, फिर भी देखो कट रहा है, HCF भी पूछ रहा है, तो मतलब बात वही है कि 2 दूना 4, ये कट गया और कटने के बाद ये आया, यही ना आंसर। तो इसका भी आंसर कितना है? तो 2 आया। ये HCF पूछ रहा था, मैं सोच रहा था कुछ अलग पूछ रहा है, देखिए HCF पूछ रहा है तो 2 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कोई अगर क्वेश्चन अगर आपको, मैं अगर जल्दी से बाजी में बोल कर निकल गया हूँ, तो अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करना, मैं बताने का दूसरा फिर से मैं नोट करके फिर से मैं बता दूंगा। आप कोई क्वेश्चन नहीं समझ आएगा फिर भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही बात है कि हमको दिखाना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यह परिमेय संख्या है, कौन है जो परिमेय संख्या है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, 50 रूट में है सब, ठीक है, यहाँ पे रूट में है, रूट में है 50 और बाटा में √700 ऐसे है। पहला ए में है ऐसा, और बी में क्या है, तो बी में है √32, और सी में है, आई मीन है एक, मतलब रूट में 1 और बटा में रूट में 144 है ना, 144 ऐसा क्वेश्चन है। और अगला में है डी में 5 + √5। तो कौन है इसमें जो परिमेय संख्या है? तो देखो ये 50 निकलने वाला नहीं है, अगर तोड़ोगे तो 25 दूनी 50, 10 पचे 50, लेकिन 25 दूनी 50 चाहे तो 10 पचे 50, तो दोनों सेम सेम वैल्यू तो है नहीं। हाँ अगर 25 रहता तो 5 गुना 5, तो 2 को 5 जब दोनों बराबर है तो वो निकल जाता, लेकिन 50 को तोड़ोगे तो दोनों बराबर होगा? कभी कभी नहीं होगा, कोई वो बढ़ जाएगा, कोई वो घट जाएगा। तो ऐसे में परिमेय संख्या नहीं होता है और ऐसे में नहीं निकलता है, ठीक है। जिसमें 700 है तो 700 कभी नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि 3500 कर दें, मतलब कि 350 कर देंगे तो आधा हुआ, ठीक है, पूरा थोड़ी हुआ। अगर ऐसे भी कर सकते हैं, 7 गुना 100 का निकल जाएगा, 10 गुना 10 करके 10, ठीक है, लेकिन जो 7 की है उसका क्या करेंगे, वो नहीं निकलेगा। यानी ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमको परिमेय ढूंढना है। अब 32 भी देखो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 32 को अगर तोड़ेंगे तो 16 आई मीन 16 दूना 32, तो 16 को तो 4 निकल जाएगा, चलिए ठीक है, लेकिन 2 का क्या करेंगे,
तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये देखो एक का रूट में ना एक ही होता है, क्योंकि एक को हम लिख सकते हैं एक गुना एक। ठीक है, तो एक इसका तो एक निकल गया, और नीचे का 144 का निकलता है कितना, 12। 144 का कितना निकलता है, तो 12 निकलता है। यानी ये जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बाहर में निकल चुका है। ठीक है ना, तो कैसी संख्या हो जाएगा, ये कैसी संख्या हो जाएगा, तो इसमें बोला जा रहा था परिमेय संख्या कौन है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये देखो अपरिमेय होगा, क्योंकि हम बोले ना कि किसी भी साथ में, जैसे √5 है और इसके साथ में कुछ जुड़ जाए, कुछ घट जाए, कुछ गुना हो जाए, भले ना वो कहे परिमेय नहीं हो, मतलब कि अपरिमेय हो चाहे तो परिमेय हो, कुछ भी, अगर अपरिमेय के साथ में कुछ भी जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये जो जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू गुना बस नहीं होना चाहिए। अब गुना हो जाएगा तो फिर परिमेय हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाया जो समझ में आ गया ना। अगर अपरिमेय के साथ में कोई चीज भी जुड़ा हुआ रहे तो बस आप ये मान लो कि वो अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो अब यहाँ पे शायद ये खत्म होने वाला है, ये टॉपिक पूरा का पूरा। ठीक है, हाँ, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सम संख्या का रूप है, रूप पूछता है यहाँ पे। जैसे देखो क्वेश्चन में दिया गया है 2m और m/2 और 2m/3। कहा जा रहा है इसमें कि कौन है जो सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप है कहने का मतलब क्या है कि कौन है जो एम का वैल्यू, एम एक पूर्णांक है, ठीक है, यानी एम का कुछ वैल्यू रखेंगे और ये सम बन जाएगा। तो कौन वैसी संख्या है जो सम है, तो हम सबको रख के देख लेते हैं। एम के हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम 1 मानते हैं, आपके हिसाब से मैं 1 मानता हूँ। 2 भी मान सकता हूँ, चलो 2 रखते हैं। 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। एम बराबर हम कितना रख रहे हैं, तो 2 रख रहे हैं। यहाँ पे देखो अगर हम एम का मान 2 रखेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम कितना रखेंगे, एम बराबर 2 रखते हैं, तो 2 से 2 भागा पड़ गया, तो ये तो 1 ना आ गया, कट के 1 आ गया। यहाँ पे 2 हम रखेंगे एम के मान, तो 2 दूना 4/3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक 2 आ रहा है, यहाँ पे एक 4 आ रहा है, तो क्या मेरे हिसाब से क्या ये दोनों को दोनों सम है? नहीं, दोनों को दोनों सम नहीं है। और भी आगे बढ़ाते हैं। एक तो एम बराबर 2 रखे थे, अब जैसे एक और आगे बढ़ जाओ, जैसे 1 भी रख लेते हैं या 3 रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, 3 रख लेते हैं। अब इसमें रखते हैं, यहाँ पर में 3 रखते हैं इसमें, तो 2 गुना 3, तो 2 3 कितना हुआ, 6 हुआ। देखिए 2 भी रखे थे ना, तो ये कुछ ही आया था, क्या आया था, तो सम आया। मतलब कि ये 3 भी रखे तो सम आया, और 2 भी रखे थे तो भी क्या आया था, तो सम ही आया था। यानी कि दोनों में सम आया। ये 2m का ये 2 भी रखे तो भी सम आया, और 3 भी रखे तब भी सम आया। लेकिन अब इसमें अगर हम 3 रखेंगे, इसमें अगर हम 3 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 तो है जो विषम संख्या है, तो यानी ये नहीं हुआ। यानी ये हुआ जो कैसी संख्या है, 2m, तो एक सम संख्या के रूप का है। तो इसमें यही पूछेगा कि इसमें से कौन सम संख्या के रूप का है। तो m बराबर आप कभी भी एक वैल्यू रख के मत देखना। अगर एक आप सम रख रहे हो तो एक विषम भी रख के देखना, और अगर दोनों में सक्षम होता है कि आप वो सम बता रहा है तो सम है, और अगर वो विषम बता रहा है तो विषम है। तो कम से कम 2 वैल्यू आपको रख के देखना ही देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो फिर से क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन यही है कि 4 माइनस √3 कैसी संख्या है। तो ये √3 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, तो पूरा पूरा अपरिमेय संख्या हुआ। इसके साथ में कुछ घटा भी लगा तब भी अपरिमेय संख्या होगा। चलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, 1/√7 कैसी संख्या है, तो 1/√7 भी कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट जो 7 है ना वो रूट से नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं कैमरा चालू है या बंद हो गया। 1 मिनट। चलिए कैमरा चालू ही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। ठीक है, मतलब मैथ है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। देखो 2 अभाज्य संख्या आप मान लो, ठीक है, मान के चलो ना कि एक है 2 तो एक है 3, दोनों तो अभाज्य संख्या है, तो इसका मसा क्या होगा, सर मैं पहले बता दिया था। तो 3 एगो रखते हैं, एगो फिर 2 से हम भाग लगाते हैं, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा तो 1 आया, अब 2 अंदर आएगा। ठीक है, अब 1 का पढ़ेंगे 2 आता 2 आ जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो कटा हुआ के ऊपर क्या होता है, आंसर होता है। तो देखो 2 लगातार अभाज्य संख्या था, तो इसका मसा कितना आया, तो 1 आया। तो आप याद रख लो। ठीक है, या याद रख लो या डायरेक्ट हल कर लेना। ठीक है, कि 2 अभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और 2 लगातार सम संख्याओं का मसा कितना होता है, तो 2 होता है, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना, ठीक है, अभी भी है, अभी भी बच रहा है, कुछ कुछ पॉइंट बच रहा है, तो कभी और जो बचेगा ना तो उसको मैं एक अलग वीडियो बनाकर सेपरेट उसमें दूंगा, क्योंकि मेरे को अभी 30 नंबर पे टारगेट करना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो मैं सारे के सारा वास्तविक संख्या में से बता दिया जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है, जो एग्जाम में आने वाला है। ऐसे संख्या क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम में आने वाला है जो मैं बता दिया। अब है इसमें, अब अगला क्वेश्चन मतलब कि अगला लेसन हम पहुंच गए हैं बहुपद से, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो देखिए, रेखीय कहने का मतलब सिंपल से आप समझ लो, जिसका पावर एक हो। कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर देखो 2x-5, तो x पे पावर है, मतलब एक के छोड़ के पावर कोई है दूसरा है, जैसे दू है ना है, ऐसे ना है, ये दू ना है। जब दू नहीं है तो समझ लो वो रेखीय है, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि रेखीय बहुपद का जो घात होता है वो कितना होता है, तो एक होता है। रेखीय बहुपद का घात कितना होता है, तो एक होता है। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो दो होता है। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो तीन होता है। इस तरीका से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि रेखीय बहुपद का घात कितना होता है, तो एक होता है, और ये है रेखीय बहुपद, ठीक है। द्विघात में पावर दो होगा। चलिए, रेखीय समझ में आ गया। अगला, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो अभी हम बताया ना कि रेखीय बहुपद वाला का घात कितना होता है, तो एक होता है। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, तो रेखीय कहलाएगा, ठीक है, रेखीय बहुपद कहलाएगा। अगला है बहुपद नहीं है। तो देखो, बहुपद कौन नहीं है, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। इसमें पहले हम एग्जाम्पल थोड़ा लिखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बहुपद नहीं है, तो एक क्वेश्चन है कि कितना लिखा गया है, आई मीन पता नहीं यहाँ पे कितना लिखा है। चलिए, 2 - x² प्लस, आई मीन यहाँ पे ऐसा ही है, ठीक है। बहुपद नहीं है जो पूछ रहा है ना, तो रूट में है 3x, एक और है 1/x-1, और एक और है, बस इतना ही। आप देख लो, दो को नहीं देख लो। तो देखो, बहुपद कौन नहीं होगा, इसमें भी एक यही रीजन है, ठीक है। उसका जो वैल्यू होना चाहिए ना, इसको जो पावर होना चाहिए ना, वो पूर्णांक तौर पे होना चाहिए, बटा उटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाफ टाइप का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एक्स पे ना ये 1/2 आया हुआ है, 3 के साथ में भी है लेकिन एक्स के साथ में भी है, तो ये बहुपद नहीं होगा, बिल्कुल सोचना। ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये नीचे आया हुआ है x-1। अब ऊपर में ले जाएंगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव में। अब निगेटिव में हो जाएगा तो ऐसे मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। निगेटिव वाला हमको नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट पॉजिटिव वाला चाहिए, और बिना विदाउट बटा वाला, एकदम डायरेक्ट। जिसमें अगर ऐसे हो जाए, दो हो जाए, तो फिर ठीक है, इसे बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि अगर इसमें 1/2 हो जाए तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो रहा हो, गलती हो रहा हो, तब कमेंट कर सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है शून्यांक। अब शून्यांक निकालने की बारी है, जिसमें क्वेश्चन है x² प्लस 2x प्लस 1, इतना का शून्यांक क्या होगा। तो शून्यांक कहने का मतलब है जितना आपको क्वेश्चन दिया गया है उतना बराबर आप जीरो मान, जैसे क्वेश्चन है तो इतना बराबर आप जीरो मानो। अब इसको तोड़ना है गुणनखंड, इसको आप गुणनखंड भी तोड़ सकते हो, या d बराबर bs को -4ac उस पर भी लगाकर आप वहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन चलिए, मैं इसको गुणनखंड तोड़ के अब मैं आपको वैल्यू बता दूं कि इसको शून्यांक क्या होगा, कितना होगा। तो इसको हम तोड़ते हैं, तो x² प्लस ये 2x है, तो x प्लस x कर देंगे, मतलब x को अगर मतलब 1x को 1x बाद पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब एक का एक वो पढ़ेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। और 1x 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए मिल गया बराबर जीरो। अब यहाँ दोनों में से एक कॉमन कर, x कॉमन कर लेता है ना, दोनों में x है ना, दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन किए, तो यहाँ पे दो था तो एगो निकल गया, तो एगो बच्चा, ठीक है। यहाँ से पूरा निकल गया तो एक बच्चा, चलो लिख दिए। ये दोनों में क्या है जो दोनों में दिख रहा है, ये दोनों में आप देखिए कौन कौन जो दोनों में दिख रहा है, तो एक है जो दोनों में दिख रहा है, चलो एक निकाल ले। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा +1, और बराबर में है जीरो, तो जीरो। अब यहाँ से x+1 मतलब x+1 को कॉमन कर लेते हैं, तो x+1 को हम कॉमन कर ले यहाँ पर से, तो यहाँ पर से x बचा, और इसका यहाँ पर कॉमन किया तो यहाँ से 1 बचा, बराबर में कर देंगे जीरो। अब x+1 बराबर जीरो और x+1 बराबर भी जीरो, दोनों में तो उतना ही है, तो x बराबर -1 इसमें भी आएगा, x बराबर -1 इसमें भी आएगा, यानी कितना आया, -1 गुना -1। ये इसका क्या हो गया, तो इसका शून्यांक कहलाएगा, ठीक है। -1 गुना -1 इसका शून्यांक हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से शून्यांक पूछ रहा है, तो फिर से वैसे ही बनेगा। बहुपद y² - 6y + 8 का घात कितना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस खाली ध्यान देना है कि क्वेश्चन इसमें क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि y² - 6y, 1 मिनट, 6y, ठीक है, -8, -8 नहीं +8 है, तो इसका घात क्या होगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है इसका घात क्या होगा। तो देखो, घात इसका क्या है, इसका कितना घात है, ठीक है, 2। अब छोटा वाला नहीं देखना है, उसमें जो मतलब जो आपको बहुपद दे देगा ना, तो उसमें आपको बहुत मतलब बड़ा से बड़ा वाला का देखना है कि कितना घात है। अगर त्रि भी रहता ना, त्रिघात वाला भी रहता ना, तो उसमें फिर 3 वाला के गिनते, 2 वाला को छोड़ देते। इसमें देखिए 2 वाला है, तो एक वाला को, एक वाला भी है, इस पे भी एक है, इस पे 2 है, लेकिन हम 2 वाला को रखेंगे, एक वाला को नहीं रखेंगे। आप यही इतना समझना, ठीक है।
यानी ये कैसा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। कैसा है, तो द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होगा। कहने का मतलब रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या 1 होती है। जिसमें क्वेश्चन है 2x + 1 बराबर 0, हम इतना इसका हम शून्यांक निकाल रहे हैं, तो 0 किए। ये रैखिक बहुपद है क्योंकि x पे पावर 1 है, यानी रैखिक बहुपद है। इसको 1 को वो साइड लेके जाते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो एक ही गुना मान निकला, दो गुना नहीं ना निकला, एक ही गुना निकला। तो जब एक गुना निकला तो बस हो गया कि रैखिक बहुपद का शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन बहुपद नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि मैं इसको ब्रेक हल करके बता देता हूँ। √x + 2x 3√x है +7, इतना क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है इसमें कि बहुपद नहीं है। कौन जो बहुपद नहीं है, तो यही है ना जो बहुपद नहीं है। काहे नहीं है, काहे कि x पे देखो रूट चढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो वैल्यू होना चाहिए एकदम लगातार होना चाहिए, पूर्णांक टाइप का होना चाहिए। अब वो भी कौन वाला, तो एक तरीका से 1 2 3 4 ऐसे करके होना चाहिए। और यहाँ पे है रूट में 1/2, तो नहीं ना होगा ये, तो ये नहीं होगा बहुपद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से शून्यांक पूछ रहा है x² - 5x + 6 का। ठीक है, क्वेश्चन में है x² - 5x + 6 का पूछ रहा है शून्यांक। तो निकाल लेते हैं, इतना वाला क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो x² - 5x है, तो 3 दूना 6 में टूटेगा। ठीक है, 3x - 2x + 6 बराबर 0। यहाँ से दोनों में से हम x कॉमन करते हैं, तो यहाँ से x बचा, माइनस में 3, माइनस में यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से हाँ x, ये बचा -3 बराबर 0। यहाँ से यहाँ x - 2, और ये दोनों सेम है तो x - 3 बराबर 0। दोनों से कर देंगे 0, तो x - 2 बराबर भी 0, और x - 3 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर हुआ 2, और x बराबर हुआ 3। ठीक है, तो ये हुआ शून्यांक 2 और 3, तो 2 और 3 इसका शून्यांक हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तुरंत है एक ही बार में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारा है, और ये वीडियो भी शायद बनाते बनाते ना मेरे को शायद 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो बन जाइए। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर करने हैं, और मेरे को एक ही वीडियो में करना है। ठीक है, 2 3 वीडियो में नहीं करना है। और मैं आज ही अपलोड भी कर दूंगा, बट इसको पब्लिश मैं कल करूँगा सुबह में। देखते हैं कब हो पाता है, क्योंकि अपलोड होने में इसको काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए हो गया ये। अब थोड़ा और भी थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा भी क्वेश्चन लेना देना है, मीन लेना है, क्योंकि अभी हम सेकंड लेसन नहीं पहुंचे, बहुत सारा भी लेसन बाकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यही देखना है कि घात क्या होता है, बहुपद का घात कितना हुआ। अगर 1 हुआ तो रैखिक बहुपद है, 2 हुआ तो द्विघात बहुपद है, अगर 3 घात है तो त्रिघात बहुपद है। आपको इसमें यही देना है, ध्यान देना है। और इसमें पूछ रहा है शून्यांकों की संख्या। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद। जैसे देखो यहाँ पे 2x² - 4x + 3, तो ये कैसी बहुपद है, ये कैसा बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कहने का मतलब है x पे पावर कितना है, 2 है। तो जब x पे पावर 2 है तो समझ लो कि इसका जो शून्यांक है वो क्यों निकलेगा। तो जब जब मतलब कि घात 2 रहेगा ना, तो शून्यांक भी 2 निकलेगा। अगर घात 1 रहेगा ना, एक ही ना पावर छुपा हुआ है, तो शून्यांक भी 1 ही निकलेगा। ठीक है, अगर घात 3 रहेगा ना, यहाँ पे एक और हो जाए, ठीक है, 4x³ हो जाए, तो घात कितना हुआ, 3 हुआ, तब इसका शून्यांक कितना निकलेगा, तो 3 निकलेगा। तो आपको ऐसे देखना है कि अगर जितना घात रहेगा उतना ही उसका शून्यांक निकलेगा। अगर 1 है तो 1 निकलेगा, 2 है तो 2 निकलेगा, 3 है तो 3 निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर से पूछा जा रहा है शून्यांक के बारे में, चूंकि हम शून्यांक का टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं पहले से ही, तो अब हम शून्यांक में ज़्यादा एंट्री नहीं मारेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये, आप ध्यान से देखना कि 2 - x² + x³ में x² का गुणांक क्या है। ठीक है, x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है। तो गुना में देखो कि x² में क्या है, तो x² के देखिए ये है जो x² है, x² का गुणांक कहने के बाद इसमें कितना गुना हुआ है, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है, 1, और बगल में है माइनस, यानी इसका गुणांक कितना है, -1 है। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, इसका गुणांक कितना है, -1 होगा। अगर पूछता कि x³ का गुणांक कितना है, तो x³ तो बगल में तो 1 छुपा हुआ होगा। ठीक है, अगर 2 5 रहे तो ठीक है, अगर नहीं रहे तो फिर 1 रहेगा, तो 1 है, और फिर बगल में है प्लस, यानी +1, यानी 1 भी बोल सकते हैं। तो इसका शून्यांक 1 हुआ, और उस मतलब गुणांक हुआ, और इसका कितना हुआ, छुपा हुआ है -1, यानी इसका गुणांक -1 हुआ x² का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन भी वही है, बार बार अब शून्यांक से ही क्वेश्चन आ रहा है।
और मेरे हिसाब से ये वाला क्लियर हो गया। ये लेसन भी मैं जहाँ तक मेरे को निकालना था, मेरे को जो बताना था, ये टॉपिक को भी मैं क्लियर कर दिया बहुपद का। ठीक है, बहुपद में ज़्यादातर के ज़्यादा टॉपिक नहीं है ज़्यादा, बस कोई इसमें आपको ये पूछेगा कि इसमें से कौन है जो बहुपद को पहचाने। ठीक है, द्विघात बहुपद कौन है, रेखीय बहुपद कौन है, त्रिघात बहुपद कौन है, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है तो 2 होता है, रेखीय बहुपद का घात कितना होता है 1 होता है। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं तो रेखीय बहुपद कहलाते हैं, द्विघात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं तो द्विघात बहुपद कहलाते हैं, तीन घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं तो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। शून्यंक निकालने के लिए बोलेगा, मैं बता दिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन के साथ में। तो अब हम आ रहे हैं, ठीक है, बहुपद हो चुका है, अब आ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ये बहुत ज़्यादा बेहतर रूप से क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत बढ़िया सा एक चीज दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, आप ध्यान देना बढ़िया से थोड़ा। ठीक है, पहले आप ये दिखाओ कि x प्लस वाई बराबर 6, इसके कितने हल होंगे आप बताओ, तो इसमें कितने हल होंगे। तो देखो ये इसके कितने हल होंगे, अगर हम x बराबर 1 रखें, x बराबर अगर 1 रखें तो y बराबर क्या आएगा, तो इसमें पुट करो 1 प्लस वाई बराबर 6, ये उन्हें चला जाएगा तो 6 माइनस 1 बराबर कितना है 5। यानी अगर x बराबर 1 रखे तो y बराबर 5 आया। उसी प्रकार से अगर 4 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको पूछ दिया जाए ना। ठीक है, तो कितनों क्वेश्चन आप मतलब मान रखते जाइएगा ना तो दूसरका का वैल्यू निकलते जाएगा। यानी इस तरीके का क्वेश्चन का कितने हल होते हैं तो अनंत हल होते हैं। कितना हल होगा तो अनंत हल होगा। अनंत हल कहे का मतलब है अगर हम 1 रखें तो इसमें 5 आ गया, अब इसमें 9 रखो तो फिर से कुछ आएगा, 10 रखो तो फिर से कुछ आएगा, 12 रखो तो फिर से कुछ आएगा। की ओर देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये आपको पता तो चल ही गया कि इसमें अनंत हल होंगे। और अगला क्वेश्चन ये है कि क्या है, हाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पता नहीं इसमें क्या लिखा है, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, देखने में इसको दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं पा रहा है बढ़िया से। कोई अगला क्वेश्चन रख लेते हैं फिर उसको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 2y बराबर 5 और एक और है 3x प्लस 12y है ना बराबर में दिया गया है 10। तो इसमें बोल रहा है ना कि इसका कितने हल होंगे, 1 हल होंगे, 2 हल होंगे, 3 हल होंगे। बहुत ही बढ़िया चीज़ से मैं बताऊंगा, बहुत ही अच्छा बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपको कभी भी इस तरीके से दे दिया जाए और पूछे कितने हल होंगे तो उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में आपको मैं ये भी बताता हूँ कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे आलेख में, अगर आपको आलेख काटना है इसका, तो पहले आपको कन्फर्म कर लो कि वो लाइन जो कटेगा दो गो, जो मतलब 2 गो है ना, तो 2 गो मतलब 2 गो रेखा इस तरीके से कटेगा, कहीं ना कहीं 2 लाइन खिंचाएगा उसमें आलेख में, ग्राफ में। तो जब खिंचाएगा तो कैसे खिंचाएगा, समांतर में रहेगा कि संपाती हो जाएगा कि प्रतिच्छेदी हो जाएगा, कैसे होगा तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए कभी भी अगर आपको पहले यहाँ पे देखिए, मैं पहले इसको पहलू निकाल लेता हूँ। तो ए ऐसे करके लिख लेते हैं, बी और फिर लिख लेते हैं सी, ऐसे हो गया। तो डी ई एफ, तो ए एक छुपा हुआ है, बी 3 है, मतलब डी 3 है, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 12 हुआ, फिर ये 5 हुआ और ये फिर 10 हुआ। मैं इसको वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, तो ए का मान कितना 1, तो 1 रखे, डी के मान 3, चलिए ठीक है, बराबर बी के मान कितना तो 2, ई के मान कितना तो 12 और यहाँ पे सी का मान कितना तो 5 और एफ का मान कितना तो 10। यहाँ पे 5 दूना 10, 6 दूना 12 और ये तो 1 दूना मतलब 1/3 है ये है। तो चलिए 1/3, 1/6 और 1/2। ये देखिए ये जो है ना 1/3, 1/6, 1/2, ये कोई भी ना एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे भी अगर दोनों जगह कट जाए, जैसे यहाँ पे भी कट जाए, यहाँ पे भी कट जाए, पहला वाला में भी चाहे तो दूसरा वाला में भी, दोनों में अगर कटे ना तैयो एक ही हल होगा। ठीक है, अगर दोनों में कटेगा ना तैयो एक ही हल होगा, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे कटे तब भी एक ही हल होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ना कटे और यहाँ पे कट जाए तो कोई हल नहीं होगा। तो अभी इसका कितना हल होगा, तो इसका एक हल होगा। कितना होगा, एक हल होगा। और एक हल होने का मतलब है, आप इसका आलेख निकाल के देख लेना, ये कहीं ना कहीं जो 2 लाइन है ये कहीं ना कहीं ऐसे प्रतिच्छेद करता होगा, और जब प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा। ठीक है, एक बिंदु मिलेगा ना, इसीलिए इसका एक हल हुआ। अगर एक रेखा पर दूसरा रेखा ऐसे आ जाए, यानी मोटी लकीर बना दे, एक रेखा पर दूसरा का रेखा आ जाए यानी संपाती जैसा, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। और जब प्रतिच्छेदी होगा ना तो एक हल होगा, एक बिंदु मिला तो एक हल होगा। ठीक है, इस पे देखो कितना सारा इस पे हम बिंदु बना सकते हैं, ऐसे ऐसे कर करके न जाने कितने सारे बिंदु बना सकते हैं इसी दोनों लाइन पे, जो दोनों लाइन को टच करे। ऐसे ऐसे करेंगे तो दोनों लाइन को टच करेगा ना, क्योंकि एक लाइन दूसरा का लाइन पे है। ठीक है, तो इस पे ऐसे ऐसे टच किए तो बहुत सारा लाइन इस पे खींचा जा सकता है,
बहुत सारे लाइन ऐसे लाइन नहीं बिंदु, ठीक है, बहुत से बिंदु इस तरीके से ऐसे करके बनाया जा सकता है, दोनों लाइन पे बिंदु बनना चाहिए, एक ही बार में दोनों लाइन पे बिंदु बनना चाहिए। जैसे ऐसे कर दिया ना, तो एक मतलब ये दो रेखा था तो इस पे एक बिंदु ऐसे दिए तो दोनों लाइन पे हुआ ना, तो इसी प्रकार से इस पे बहुत सारे बिंदु बन सकता है, तो मतलब कि अनंत हल होगा। यानी अगर दो इस तरीके से निकाले हैं और अगर तीनों में बराबर आ जाए, ऐसा सिचुएशन हो जाए, बराबर हो जाए तीनों में, तो ये क्या होता है, तो ये इसमें होता है अनंत हल, ठीक है, अनंत हल, ठीक है। यानी अगर हलों की संख्या बोले तो अनंत, और युग्म होता है आश्रित, युग्म क्या होता है, आश्रित। अब एक होता है आई मीन समांतर, ऐसे दो रेखा हो जाए, ठीक है, जैसे इसका लेख है ये वाला और इसका ये वाला, ठीक है, ऐसा मान लो कि ऐसे कटा, तो कटने के बाद जब ऐसे दो लाइन आ जाए, मतलब इसका एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। कब, जब दो गो ऐसे समांतर रेखा हो जाए तब, और इसके लिए युग्म क्या होगा, विरोधी, युग्म बोले तो विरोधी, और एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, हम इसी से सिर्फ इसी से रिलेटेड, सिर्फ आलेख से ही रिलेटेड, ये जो हम बताए ना इसी से रिलेटेड एक वीडियो ही सेपरेट बना देंगे, ठीक है, बहुत सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये भी जरा नंबर वाला बना रहे हैं जो ज़्यादा आ रहे। तो एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो पिछले लेसन में हम पढ़ा रहे थे कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो एक होता है। चलिए ये भी हो गया, और मेरे को लग रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा हो जाए, लेकिन शायद संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे को बताना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सच में आ रहे हैं। चलिए अगला लेसन देखते हैं। तो अगला लेसन हम आगे हैं द्विघात समीकरण में, दो चार वाला रैखिक समीकरण भी हो गया, अब है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो देखो मूलों की प्रकृति कहने का मतलब है, कभी भी अगर आपको पूछे जाए प्रकृति के बारे में तो अब डी पर ध्यान रखना, ठीक है, ये डी है, और ये अगर जीरो के बराबर हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए और जीरो के बराबर हो जाए, मतलब डी है जो जीरो से बड़ा हो जाए, डी है जो जीरो से छोटा हो जाए, और डी है जो जीरो से मतलब जीरो के बराबर हो जाए। ऐसे बड़ा होने का मतलब है कोई वैल्यू आएगा, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, ऐसे होगा ना, मतलब कि जीरो से ही बड़ा है, ठीक है। तो जब ऐसे है और जीरो से बड़ा है तो इसको लिखेंगे मूल वास्तविक है, क्या है, तो मूल वास्तविक है, और क्या है, ये बड़ा हो गया, एक दिन बड़ा हो गया, एक दिन छोटा हो गया, असमान ना हो गया, तो हो जाएगा कोई चीज असमान, हमारे हिसाब से समझ में आपको आ रहा होगा। तो मूल वास्तविक और क्या हो गया, असमान हो गया। ये देखिए ये डी कहीं कर दिया है छोटा, यानी बी एस को -4ac का जो वैल्यू रखेंगे ना तुम छोटा आएगा। अब जीरो बड़ा है और जीरो से ही कह रहा है छोटा, मतलब निगेटिव में, तो कभी भी निगेटिव में होता है ना तो उसका, ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है, लिखा जाता है मूल वास्तविक, वास्तविक नहीं है, इसको लिखा जाता है क्या, मूल वास्तविक नहीं है, यानी इसको आगे हल नहीं निकालना है। कभी आपको क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा ना कि इसका हल बताइए या प्रकृति बताइए, तो प्रकृति में अगर ऐसे निगेटिव आ जाए यानी लिखना है मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, और हल के पूछे वो भी नहीं करेगा। चलिए अगला इसमें क्या है, डी बराबर जीरो, और जब डी बराबर जीरो मतलब बराबर ना आ गया, यानी बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, और जब डी बराबर जीरो आने का मतलब क्या कि डी का मान आपको जीरो ही आएगा, डी का मान कितना आएगा, जीरो। जब डी का मान जीरो आ जाएगा तो मतलब कि मूल वास्तविक और क्या है, मूल तो वास्तविक है, क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक है, वास्तविक और समान, ठीक है, और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, असमान नहीं समान, समान किस लिए, क्योंकि ये जीरो के बराबर है इसलिए समान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हम द्विघात समीकरण में इंटर मार चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई मीन बोलते बोलते हरासमेंट हो गई है, ठीक है। अगला विवेक्तर है, विवेक्तर बोले या विवेचक बोले तो इसको किसको बोलते हैं, विवेक्तर या विवेचक, ठीक है। तो जो बी एस को -4ac होता है ना उसी को बोलते हैं विवेचक या विवेक्तर। क्वेश्चन में है विवेक्तर, ठीक है, विवेक्तर पूछे या विवेचक पूछे, ठीक है, तो ये दोनों का मान है मतलब कि बी एस को -4ac, इसी को बोलते हैं विवेचक या विवेक्तर। तो आपको याद रखना है किसको क्या बोलते हैं, विवेचक या विवेक्तर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी ऐसा पूछ देगा ना कि गुणनखंड दे देगा और देने के बाद बोलेगा ना कि ये जो मूल दो है ये किसका है। देखिए मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि दो क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, जैसे में एक क्वेश्चन लेते हैं x² - 2x + 1 = 0, और एक और है 2x² - 7x + 6 = 0, और कह रहा है कि एक मूल हमको दो आया हुआ है, तो दो इसका है हल होके आएगा या इससे हल होके आएगा। अगर मूल पूछ दिया गया है कि ये जो है जो दो है ये इससे हल होगा या मतलब कि ये जो दो है तो
तो इसका मूल है कि इसका मूल है, किसको से निकलेगा। तो दो आपको दोनों को गुणनखंड तोड़ के देख लेना है किससे निकलेगा। और एक अगर और भी अच्छा आइडिया देखना चाहते हो तो इसको वैल्यू रख दो इसके जगह पे, इसको पूरा 0 हो जाना चाहिए तो उसका मान हो जाएगा। रखते हैं 0 ही रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 इसका मान कितना है 2 है, +1। तो अब इसको 4 - 2 दूनी 4 +1, तो 4 में से 4 घटा दो खत्म। तो ये तो 1 बच गया, मतलब ये 2 है ना, इसका मान नहीं है, इसका मान नहीं है। अब इसमें रख के देखते हैं, अगर इसको से 0 मतलब ये 2 रखें इसमें और ये अगर 0 आ गया, ठीक है, तो मतलब ये जो है इसका ये 2 मान था यानी मूल था। तो चलिए इसको में रखते हैं, तो 2 इसका मान कितना है 2 है, तो स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -7 गुना 2 प्लस में 6, इसको हमको 0 होना चाहिए, तो 2 2 दूना 4 -7 दूना 14 +6। अब यहाँ से हुआ 4 दूनी 8 -14 +6 और 14 मतलब 8 और 6 14 हो जाएगा, फिर -14 हो जाएगा, तो काट के क्या हो जाएगा 0, यानी इससे को तो 0 मतलब 0 आ गया। ये हम 2 जब इसमें रखें तो 0 आ गया, मतलब इसका मूल ये वाला 2 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका इस पे अगला क्वेश्चन है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कैसे नहीं होगा, तो देखो कैसे नहीं होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है x + 3x = x²। तो द्विघात समीकरण ये है, तो द्विघात समीकरण ये नहीं है, क्योंकि इसको हम अगर हल करेंगे तो x² + 3, ठीक है, बटा में x और बराबर में x², इसको गुना होगा ऐसे, तो x² + 3 बराबर x² और x पे कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। तो x³ इसको हम इधर करेंगे -x² और -3 और इन्हें बच गया 0। तो देखो तो इसमें कितना आ गया, x पे पावर कितना आ गया 3 और आना चाहिए कितना 2, तो आ गया 3। तो द्विघात बहुपद नहीं ना है, द्विघात बहुपद में पावर 2 होता है, लेकिन इसमें कितना ज्यादा आ गया है, देखो बढ़ गया है 3 हो गया। अगर यहीं तक रहता ना तो द्विघात हो जाता, लेकिन इससे आगे है तो नहीं होगा, पावर बढ़ गया ना 3 हो गया तो नहीं होगा द्विघात बहुपद। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। फिर से कट गया।